नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम डेयरी की क्लास में जो पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी करेंगे। पिछली क्लास में मुर्गी में जितने भी रोग हो रहे थे उसकी हमने लोगों ने जानकारी हासिल की थी और वो किसके द्वारा हो रहे थे। तो इसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों पे रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो टेबल आपको दिखाई दे रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इसमें ये ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं टिक भी करता रहूंगा, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। तो देखिए, जो पशुओं में होने वाले विभिन्न रोग, अब विभिन्न रोग होने वाले हैं तो कई प्रकार से होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया था डिस्क्रिप्शन में कि वायरस द्वारा, बैक्टीरियल द्वारा, या फंगल डिजीज है या माइकोप्लाज्मल डिजीज है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर इस सारणी में या टेबुलेशन में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जीवाणु द्वारा। जो भी आपके पशु हैं उसमें विभिन्न रोग जो जीवाणु के द्वारा हो रहे हैं, यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों की चर्चा की जा रही है। तो देखिएगा, पशुओं में होने वाले विभिन्न रोग हैं जो जीवाणु द्वारा हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो कॉलम में है आपका रोग का नाम दिया गया है कि कौन कौन से रोग होते हैं, और दूसरा ये कारक। कारक मतलब किसके द्वारा हो रहा है, कौन सा जीवाणु है, जीवाणु का नाम है। इसके बाद लक्षण है, जो आपके पशु में अगर कोई रोग हो जा रहा है तो जो लक्षण है वो कैसे आपका पशु क्या सिम्टम शो करेगा, क्या लक्षण उसमें दिखाई देते हैं, और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उसके उपाय हैं रोकने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंथ्रेक्स के बारे में। इसको एंथ्रेक्स बोलते हैं, और जो इसका कारक है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है, जो एक जीवाणु है। पहले मैंने बता दिया कि जीवाणु, फिर भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये लिख दिया है कि जीवाणु, इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैसिलस एंथ्रेसिस। और इसके लक्षण क्या है, सबसे पहले देखिएगा, इसमें इस पशु को बुखार होता है। उसके बाद जो पशु की आंखें होती हैं कैसी हो जाती हैं, लाल होती हैं, और खूनी दस्त, और पेशाब के साथ साथ खून भी आता है। तो इसमें क्या करना है, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जो होता है वो दिया जाता है पशु को, या पेनिसिलिन का टीका भी दिया जाता है। और याद रखिएगा, इसमें जो एक संबंधित बात है कि अगर पशु को एंथ्रेक्स रोग हो जा रहा है, कौन सा रोग, एंथ्रेक्स रोग हो जा रहा है, तो आपको ध्यान रखिए कि अलगाव, समझ रहे हैं ना, अलगाव, अलग करना, कलिंग, कलिंग समझ रहे हैं ना, जो कलिंग होता है आपको वो करना बहुत ही जरूरी है। कलिंग, कलिंग समझ रहे हैं ना, जो कलिंग होता है वो ये कह सकते हो कि जो आपका बीमार पशु है या स्वस्थ पशु है उससे अलग अलग रखना, ठीक है, छटनी करना। तो अगर आपका कोई भी बीमार पशु है तो उसको आप स्वस्थ पशु से अलग करिए, कलिंग कहलाता है। याद रखिए, कलिंग की सबसे अधिक आवश्यकता आपको एंथ्रेक्स में पड़ती है। वैसे सारे के सारे रोग हैं उसमें, अगर आपके पास साधन उपलब्ध है तो कलिंग सभी में कर सकते हैं, लेकिन एंथ्रेक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको कलिंग की आवश्यकता। तो आप कलिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो नेक्स्ट डिजीज है वो आपका है गलघोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसेमल इसको बोलते हैं। अब गलघोटू मतलब समझ रहे हैं क्या, गलघोटू, गल मीन क्या हो जाएगा भाई, गलकंबल समझ ही रहे हैं। गलकंबल पाया जाता है कहां पर, गले के नीचे, और गल से मतलब गला समझते हैं, और घोटू मतलब घुटन, मतलब गले में घुटन जैसी कोई चीज हो रही है, या मतलब ये कह सकते हो जो गले में कुछ ना कुछ रुकावट हो रही है। तो किसके द्वारा हो रही है गलघोटू की, पास्चुरेल्ला बोवी सेप्टिका, ये आपका जीवाणु है। अब देखिएगा, बोवी सेप्टिका दिया गया यहां पर, पास्चुरेल्ला बोवी सेप्टिका। अब देखिए यहां पर अगर बोवी सेप्टिका हो गया तो ये किसमें हो रहा है, गाय में हो रहा है। याद रखिएगा, गाय के लिए बोवी सेप्टिका। अगर यहीं पर भैंस की बात कर दी जाए तो पास्चुरेल्ला बुबैली सेप्टिका हो जाएगा, बोवी की जगह बुबैली हो जाएगा। तो वो किसमें हो जाएगा, भैंस में। याद रखिएगा, अगर ये आपको दे दिया गया, पूछ दिया गया कि भैंस में गलघोटू रोग किसके माध्यम से होता है, मान लो एक में दे दिया गया पास्चुरेल्ला बेबी सेप्टिका, दूसरे में दे दिया बैसिलस एंथ्रेसिस, और तीसरे में दे दिया क्लास्ट्रीडियम, और चौथे में दे दिया नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही होगा। ये नहीं आप ये लगा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बुबैली सेप्टिका होना चाहिए। इसके लक्षण क्या है देखिएगा, जो इसमें भी पशु को बुखार रहता है, और जो दूसरी बात है, जो पशु के मुंह से जो होती है लार निकलने लगती है, और नाक से भी रैट निकलती है, नाक से भी मतलब तरल पदार्थ बहता है, और जो जीभ होती है बहुत ही
ये कह सकते हो इसका ये लक्षण है बहुत ही, इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि जो जीभ होती है वो सूख कर बाहर निकलती है, मुख के बाहर निकाल लेता है पशु, और जो उसके आवाज जो आती है घुर घुर की आवाज करता है। और ये मान के चलिए इस डिजीज में क्या होता है, पशु की 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है, 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, गलघोटू कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन आता है, उसको आप लगवाइए, या तो HM सीरम का टीका देना चाहिए। अब याद रखिएगा ये तो बात हो गई दवा की, लेकिन मैंने आपको कह दिया है यहां पर क्या कि 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। अगर आपके पशु को ये रोग हो गया है, सपोज दैट डॉक्टर या मतलब कोई अस्पताल है जो कह सकते हो नहीं है, अगर आपके पास वहां इतनी जल्दी से आप नहीं है घर पे, तो इतनी जल्दी से आप इसके लिए ये व्यवस्था नहीं कर सकते हो, तो उसमें आपके पशु की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए जो ये आपको दवा देनी है, कब देनी है, ये जो आपको जो वैक्सीन है या जो टीका है लगवाना है, कब लगवाना है, जो वर्षा स्टार्ट होती है उससे पहले ही लगवा देना है। मुझे ये वेट नहीं करना है कि पशु में जब ये रोग आए तब हम उसकी रोकथाम करें, ऐसा नहीं, उससे पहले ही रोग जो है ये आपका वर्षा से पहले आता है, तो उससे पहले ही हमें, नहीं वर्षा के समय आता है तो उससे पहले हमें ये टीका लगवा देना चाहिए। जैसे ही टीका पशु को लग जाएगा तो ये रोग आएगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्षय रोग, इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी शॉर्ट फॉर्म है टीबी। ये किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, जीवाणु है ये भी। अब इसमें क्या है लक्षण, इसमें देख लीजिएगा, पशु में सांस जो होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है पशु को, सबसे बड़ी बात ये। अब देखिए नॉर्मल अवस्था में अगर पशु बैठा है तो क्या होगा, एक अलग तरीके से सांस लेगा। अगर किसी पशु को टीबी है तो सही से सांस नहीं ले पाएगा और वो अपनी ताकत ज्यादा उस पर लगाएगा। उसके बाद जो सबसे लक्षण है वो लक्षण ये है कि वजन है दिन प्रतिदिन पशु का घटता जाएगा। आप उसको कुछ भी खिलाइए, मनुष्यों में भी यही होता है, जिस भी मनुष्य के अगर टीबी है तो आप उसको कुछ भी खिलाइए, जो उसके शरीर का जो भार है वो दिन प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा घटता जाएगा। वही चीज पशु में भी है, आप कितना भी न्यूट्रिएंट युक्त फॉडर या कह सकते हो कि दाना दीजिए, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है, वजन डेली का डेली घटेगा। और क्या होगा, जो रक्त की कमी भी होगी, भाई रक्त की कमी होगी तो ऑटोमेटिक सारी क्रियाएं डैमेज होगी, उससे फिर वजन कम होगा। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, BCG का टीका लगवाना चाहिए या ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन आता है उसको लगवाना चाहिए। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट है लंगड़ी या जहरबाद, ब्लैक क्वार्टर इसको बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर। ये किसके द्वारा होता है, ये होता है क्लास्ट्रीडियम सोबियाई, ये भी एक जीवाणु है, इसके द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा इसमें पशु क्या करता है, जुगाली करना बंद कर देता है, और जुगाली की जगह क्या करता है, दांत चबाता है। जो दांत चबाता है तो आवाज भी आती है, उसमें आवाज आती है, कर कर की आवाज नहीं आती है, लेकिन जुगाली करने में इतनी ज्यादा नहीं आती है। अब देखिएगा इसके बाद ये तो हो गए इसके लक्षण जुगाली से संबंधित। और दूसरा जो लक्षण है, पशु जो है क्या कहता है, झुंड से अलग अपने आप से भागता है, एक तरफ वो अपने आप को रखने की कोशिश करता है। इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, पॉलीवैलेंट एनाकल्चर या पेनिसिलिन का टीका लगवाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका थनैला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका है। थनैला मैस्टाइटिस किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। ये तो हो गई जीवाणु की बात, लेकिन अगर बात की जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं जो आपकी दुग्ध दोहन की विधि है उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं इसको लक्षण मिल सकते हैं, होने के चांसेस हो जाते हैं जब आप गलत मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सी मेथड मैंने आपको बताया था, अंगूठा वाली विधि, अगर आप उसमें प्रयोग हो रहे हैं तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कैसे ज्यादा हो जाते हैं, जैसे आपने अगर अंगूठा विधि अपनाई है तो पशु के ऐन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, उसके जब प्रॉब्लम होगी तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका नाखून लग गया या कुछ भी समझिए, तो वहां पर क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्शन चालू हो जाएगा, उससे थनैला रोग के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो इसलिए वो विधि नहीं अपनानी है। और दूसरी ये बात, अगर पशु को थनैला हो रहा है तो वहां पर कौन से जीवाणु कार्य कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो जीवाणु कार्य कर रहा है। अब उसके लक्षण क्या है देख लीजिएगा, अगर आपके पशु में थनैला हो गया है।
अब याद रखिएगा, जितने भी ये रोग हुए हैं अभी तो ये यहां पर सभी के लिए समान थे, चाहे वो तो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे चाइल्ड हो, ठीक है, कोई भी हो, सबके ये रोग हो सकते थे। लेकिन जो ये थनैला है ये अपने आप में अलग है। जो ये रोग होता है फीमेल में होता है, और उसी फीमेल में होता है, किस फीमेल में, जो दूध देती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि फीमेल है दूध नहीं दे रही तो उसके भी थनैला हो जाएगा, उसके थनैला नहीं हो जाएगा। लक्षण ये हो सकते हैं, थनैला के लक्षण उसके हो सकते हैं, लेकिन उसके थनैला नहीं होगा। हो सकता है उसका अगर एंड टाइट हो गया तो बैठने में उसको, अगर कहीं ईट वगैरह ऊंचा खाली है तो वहां से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको थनैला नहीं हो सकता है। तो दूध देने वाले पशु को ही अधिकतर ये होता है थनैला। किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु द्वारा होता है। अब क्या होता है, लक्षण जो है, सबसे पहले लक्षण में आता है उसको बुखार होगा। अब बुखार होगा तो याद रखिएगा, बुखार होगा और क्या होगा, जो ऐन होगा उसमें सूजन होगी। ये तो हो गई स्टार्ट होते समय की बात, जब आपके पशु के थनैला सही से हुआ नहीं है, मतलब स्टार्टिंग चालू हुई तब की ये बात है। लेकिन अगर थनैला हो गया तो लक्षण क्या होंगे, तो फिर जो ऐन है उसमें तो सूजन होगी, जो टीथ है कह सकते हो, थन कह सकते हो, वो भी आकार में बड़े हो जाएंगे, सूज जाएंगे, और वहां पर दूध के स्थान पर पीला पीला पदार्थ या पानी जैसा पदार्थ निकलेगा। और जितना आप दूध प्राप्त कर रहे थे 1-2 लीटर या 3 लीटर जिस थन से भी, या एक थन से मान लो आधा लीटर प्राप्त कर रहे थे, तो वहां पर उतना दूध प्राप्त नहीं होगा, ना ही वो पानी भी उतना प्राप्त नहीं होगा, थोड़ा बहुत मात्र निकलेगा। और जो है उसमें क्या हो जाएगा, जो आपने देखिए फुदकी टाइप की बन जाएंगी। फुदकी टाइप आप समझ रहे हैं, जैसा आपने देखा होगा चावल जैसा, बिल्कुल सेम उसी तरीके। जब आप प्रेशर करेंगे तो गांठें वो हैं, वो चावल जैसे के रूप में धीरे धीरे पतली पतली निकलेंगी वहां से। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या है, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसकी जो थनैला रोग का पता कैसे लगा सकते हैं। मान लो सपोज दैट ये आपने नहीं देख पाया है, या ये चीज है बाद में भी आती है, थनैला रोग है पहले हो जाता है, ये चीज बाद में आती है जब इसका प्रकोप ज्यादा हो जाता है, तो आपको एक स्ट्रिप का परीक्षण किया जाता है दूध में। तो समय समय पर पशु के दूध का स्ट्रिप का परीक्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि उस परीक्षण से अगर ये सिम्टम नहीं आ रहे हैं, ये सिम्टम से पहले ही उसमें पता चल जाता है कि पशु के थनैला है या नहीं। उसमें एक छन्नी जैसी होती है, उससे दूध क्या होता है, स्ट्रिप का परीक्षण में पास कराया जाता है। अगर दूध में फुटकी आ रही है, समझ रहे हो ना, गांठ टाइप की आ रही है, तो छन्नी पे रुक जाएगी। तो आप ये समझिए, जैसे ही अगर दूध में गांठें आ रही हैं तो आपको समझना है क्या, कि आपके पशु को थनैला होना चालू हो गया है। उसकी रोकथाम के लिए आप विशेष उपचार कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात कर रहे हैं पशुओं में होने वाले विभिन्न रोग जो हैं, या तो वायरस के माध्यम से हो रहे हैं या अन्य किसी के माध्यम से हो रहे हैं। पिछली टेबल में हम लोगों ने अभी पढ़ा था किसके माध्यम से, जीवाणु के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं वायरस के द्वारा या अन्य किसी के माध्यम से पशु में रोग हो रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी। तो देखिएगा, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफएमडी डिजीज। एफएमडी डिजीज मतलब खुरपका मुंह पका किसके द्वारा होता है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है, या वायरस जिसको बोलते हो। क्या लक्षण है इसके, लक्षण में देखिएगा, पशु को क्या होती है, बुखार, पशु को बुखार होता है। और कैसा बुखार, सर्दी लग के आता है, और जो होता है मुंह से लार निकलने लगती है पशु के। और जो सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो है जो पशु के मुंह है और जो खुर है या पैर जो कह सकते हो, निचले का बिल्कुल हिस्सा पशु का मुंह और खुर है, उसमें क्या पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। अब जब छाले पड़ जाते हैं तो उसी के माध्यम से कहा गया है खुर पका मुंह पका। जब ये छाले पड़ जाते हैं, तो जब छाले पड़ जाते हैं तो क्या होगा, छाले जब पड़ जाएंगे उसके बाद वो जब पकेंगे तो क्या होंगे, तो इसी कारण खुर पका और मुंह पका इसका नाम पड़ा। अब याद रखिएगा, इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, एफएमडी वैक्सीन आता है उसको लगवाना चाहिए। कब लगवाना चाहिए,
वर्षा से पहले, ये भी डिजीज जो है वर्षा से पहले आता है। और याद रखिएगा, जहां पर अगर पानी रहता है तो वहां पर ये डिजीज हर समय रहता है अधिकतर। जहां पर ये कह सकते हो कि पानी की मात्रा अधिक होती है, जो पैर हैं पशु के गीले में रहते हैं अधिकतर, तो वहां पर ये संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसी कारण एफएमडी वैक्सीन जो होती है वो प्रत्येक 3 माह में लगवाना चाहिए, वर्षा से पहले लगवाना चाहिए और 3 माह के अंतराल पे दूसरी बार लगवाना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं पशु प्लेग के बारे में। पशु प्लेग, रेंडर पेस्ट, ये किसके द्वारा होता है? ये भी आपका वायरस डिजीज है, विषाणु द्वारा होता है। इसमें जो पशु का तापमान है 104 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और क्या होता है? आंखें लाल होती हैं। पशु की कैसी होती हैं? आंखें लाल होती हैं। और क्या होती है समस्या? जो पशु गोबर करता है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहले वो गोबर कैसा करता है? कड़ा गोबर करता है। उसके बाद इतना ढीला करता है गोबर और बदबूदार झाग युक्त करता है, जो कि अगर आप पास से निकल रहे हैं तो आपके कपड़ों की वो क्या कद्र करेगा, आपको पता है, आपके साथ हुआ भी होगा ऐसा ही, क्योंकि आपके कपड़े जो छिटक जाएंगे। इतना मतलब पतला और झागदार तथा बदबूदार गोबर करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जीटीवी वैक्सीन आता है, वो पशु को देना चाहिए। जीटीवी का मतलब गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन आता है, वो पशु को देना चाहिए। नेक्स्ट जो है चेचक, पॉक्स। अब जो चेचक है वो किसके द्वारा होता है? वो पैरावायरस विषाणु द्वारा होता है। इसमें भी पशु को क्या होता है? पहले बुखार होता है, उसके बाद जो छाले पड़ जाते हैं। अब बुखार होता है, शरीर में छाले पड़ जाते हैं, तो सबसे पहले जो छाले कहां पर शो करते हैं? जहां पर मुलायम भाग होता है पशु का, वहां पर छाले शो करते हैं। और ये छाले हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और ये कभी कभी पक भी जाते हैं, तो ये फूटते भी हैं, तो उसमें पशु को बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसके लिए वैसे तो कोई दवा अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कलिंग की प्रक्रिया कर दी जाए तो याद रखिएगा, तो जो आपके पशु है उसी को होगा और दूसरे पशुओं को नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में। अगर इस पशु को जिसको भी हुआ है अलग कर दिया जाए झुंड से और अलग एक कमरे में कर दिया जाए, तो क्योंकि ये पशु के संपर्क में आने से ही होता है अन्य पशुओं को। क्या करना चाहिए? बहुत ज़्यादा हानिकारक बीमारी नहीं है ये, पशु को झुंड से अलग कर देना चाहिए अन्य पशुओं से और उसको उधर ही रखना चाहिए। और ये 3 से 4 सप्ताह में अपने आप से कोई दवा किए हुए पूरा हो जाता है, क्योंकि जो इसकी वायरस की साइकिल है वो 3 से 4 सप्ताह में ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाती है और ये सब पशु सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर। मिल्क फीवर याद रखिएगा। फिर इसमें एक बार आई ये बात कि ये भी आपका जो डिजीज होगा वो किस में होगा? जो अधिक पशु दूध दे रहे हैं वो उसमें होता है। अब देखिएगा, रक्त क्या हो जाता है? रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। बहुत पूछा जाता है कि मिल्क फीवर डिजीज है पशु में किसके द्वारा होता है? तो ना ही आपका बैक्टीरियल होगा ना ही वायरस होगा, किसके द्वारा होगा? रक्त में कैल्शियम की कमी, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है। अब देखिएगा इसका लक्षण क्या है? जो तापक्रम होता है पशु का वो सामान्य से भी कम हो जाता है, कम हो जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि मिल्क फीवर में पशु का तापक्रम घटता है कि बढ़ता है? समान रहता है। तो आपको क्या करना है? सामान्य से कम मतलब घटता है तापक्रम। कान और पैर जो ये है अत्यधिक ठंडे होते हैं, पूरे शरीर की अपेक्षा सबसे अधिक ये ही ठंडे होते हैं। आप उसको देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? कैल्शियम बोरोग्लूकानेट टैबलेट आता है, आप इसको खिलाएं, या कैल्शियम युक्त टॉनिक आती है उसको पिलाएं। कब पिलाएं? प्रसव के बाद आप उस पशु को पिला दीजिएगा। प्रसव समझ रहे हैं? जब बच्चा आपका पशु दे दे उसके बाद इसको पिला देना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अफारा, टिम्पैनी ब्लोट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अफारा किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका जो रूमेन में होता है, जो रूमेन में गैसें पाई जाती हैं उसकी अधिकता हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं गैसें, तो ये रोग हो जाता है। अब देखिए क्यों हो जाता है? तो अगर आपके पशु ने पत्ती युक्त, हरी पत्ती युक्त चारा खाया है और गीला चारा खाया है
तो वो क्या होता है, पत्तियां एकदम से चपक जाती हैं और जो है रूमेन में वो उसका पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। वहां पर क्या होता है, भोजन जो है वो सड़ना चालू हो जाता है। जब सड़ना चालू हो जाता है तो क्या होगा, गैसें निकलती हैं। कौन कौन सी गैसें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, N2 नाइट्रोजन गैस हो सकती है और NH3 तथा अमोनिया गैस की अधिक मात्रा में एकत्रित होने लगती हैं। जब गैसें एकत्रित होने लगती हैं तो क्या होगा, गैसों का प्रसार होता है। जब ये फैलेंगी तो ऑटोमेटिक जो उसके शरीर का आकार है, जो रूमेन का आकार है, वो बढ़ेगा। तो लक्षण में क्या आएगा, रूमेन जो है वो क्या होगा, फूल जाएगा। जब रूमेन फूल जाएगा, पशु जुगाली करना बंद कर देगा, उसके बाद चारा खाना भी बंद कर देता है। और जब रूमेन फूल जाता है तो आप उसके ये मान के चलिए, जब पेट जो कह सकते हो कि पेट पे अगर आप हाथ रख के बजाएंगे, इस तरीके से मारेंगे तो बिल्कुल जैसा आपका ढोल बजता है ना, बिल्कुल सेम वैसी आवाज निकलती है। तो उसमें पशु को बहुत ही पीड़ा भी होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए डाइजेस्टोन या ब्लोटोसोल या टिम्पोल नामक टैबलेट आती हैं जो डाइजेस्ट करती हैं भोजन को, वो खिलाना चाहिए पशु को। और यदि ये स्थिति हो गई है आउट ऑफ कंट्रोल, पेट फूल गया है, ठीक है, रूमेन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, तो फिर आपको पता है अफारा रोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए, ट्रोकारेन कैनुला का प्रयोग करना चाहिए। ट्रोकारेन कैनुला का प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या है, गैस जो है आसानी से निकल जाती है, बहुत ही जल्द राहत मिलती है पशु को। और इससे पहले अगर आप देसी विधियों में अपनाएं तो अलसी का तेल भी वगैरह भी पशु को शुरुआत में ही खिलाते रहना चाहिए। अब देखिएगा, जो मैंने कहा था आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको अफारा, इसको तो 100% आपको याद करना है, दुग्ध जर को भी 100% याद करना है, और FMD जो है इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों इससे डिजीज, और इधर भी ये तीनों आपके कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो आपका लक्षण में है वो इसका ये बहुत पूछा जाता है इसमें, और ये ठीक है। इसके बाद जो उसकी अगर हम बात करें, जो जीवाणु द्वारा हो रहे थे, तो उसमें आपका एंथ्रेक्स था, वो आपको ध्यान देना है। जो आपका टीवी था वो